रामायण के दौरान पढ़ा था लंका कांड, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है श्रीलंका में, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका दहन हो रहा है। वहाँ पे अराजकता का माहौल है। लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा पा लिया है और राष्ट्रपति राजपक्षे देश से बाहर हैं। कहा जा रहा है कि पहले वो फ्लाइट के जरिए दुबई जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे लोगों का विरोध देखते हुए वो पानी के रास्ते या तो भारत जा चुके हैं या फिर मालदीव जा चुके हैं। फिर उसके बाद वो दुबई जाएंगे। हालांकि वहाँ के स्पीकर ने ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति राजपक्षे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि इस्तीफा देने के बाद भी ये माहौल कब तक रहेगा, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी अब इस्तीफा दे चुके हैं और वहाँ पे सर्वदलीय जो सरकार है वो बनने वाली है। हालांकि इस बीच जहाँ पर देश में देखा जाए तो महंगाई बेशुमार है और पेट्रोल डीजल के दामों में बिल्कुल भी कमी नहीं देखी जा रही है, वहाँ पे अब क्या होगा। जहां उन्होंने देवघर हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक रोड शो किया जिसमें विशाल जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान वह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन और पूजा की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कोने कोने में पर्यटन की अपार शक्ति है और बहुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है, हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम हो या काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो या अयोध्या धाम हो, ऐतिहासिक महत्व से जुड़े सभी धामों में सभी सुविधाएं दी जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय से की जा सकती है। सूत्रों ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों हुए राजनीतिक उठापटक ने बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियों को और बढ़ा दिया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के उद्धव के फैसले को कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों कुछ शिवसेना के सांसदों ने भी कहा था कि पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए और पिछले सप्ताह ही शिवसेना सांसद राहुल शेरावले और राजेंद्र गावित ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। पंचकुला सहित उत्तर भारत को एक बड़ी सौगात देते हुए आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में NIFT का उद्घाटन किया। जी हां, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के आज उद्घाटन के साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ी सौगात उत्तर भारत में आज पंचकुला में दी गई है। आपको बता दें कि यह बिल्डिंग इको ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, जिसमें गर्मियों में ठंडा रहने और सर्दियों में गर्म रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इससे न केवल पंचकुला हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत में टेक्सटाइल, हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। आपको बता दें कि पंचकुला की काफी लंबे समय से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान यहाँ होना चाहिए, जिसे पूरा करते हुए मनोहर सरकार ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। करीब 3.5 साल में बनकर तैयार हुआ है और करीब 133 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है। पंजाब सरकार ने सांसद राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। राघव चड्ढा की इस नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राघव चड्ढा की इस नियुक्ति को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने बताया कि राघव चड्ढा की नियुक्ति अवैध है। भट्टी ने कहा कि जिसे नोटिफिकेशन बताकर राघव चड्ढा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वो नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक पत्र है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान को इस तरह की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। ऐसे में ये नियुक्ति सही नहीं है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने नियुक्ति को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की अपील की है। भट्टी ने कहा कि राघव चड्ढा की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। जगमोहन भट्टी ने मंगलवार को यह याचिका दी थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री विचार कर रही है और इसी हफ्ते याचिका पर सुनवाई हो सकती है। राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की नई सलाहकार समिति का
चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर विपक्ष ने भी मान सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने इस नियुक्ति को लेकर कहा है कि राघव चड्ढा पंजाब के नए सीएम बन गए हैं। इस समिति के जरिए राघव चड्ढा सरकार को जनहित के मुद्दों पर सलाह देंगे। मुख्यमंत्री मान ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर इस सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति सरकार को सलाह देने का काम करेगी। समिति के गठन के दौरान तय नियमों और शर्तों के अनुसार समिति के चेयरमैन और अन्य सदस्यों को कोई वेतन भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। समिति के गठन को लेकर पंजाब सरकार ने तर्क दिया है। इस समिति के जरिए सरकार के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। इस नियुक्ति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राघव चड्ढा की इस नियुक्ति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव है। हरिद्वार से कावड़ लेने जाने वाले श्रद्धालुओं को अब संबंधित थाने में जमा करवाने होंगे अपने दस्तावेज। पानीपत पुलिस अधीक्षक ने जारी किए निर्देश। आपको बता दें कि कावड़ सेवा जो कि पिछले 2 साल से बंद थी, अब की बार भारी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके लिए पुलिस द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संबंधित थाने में अपने दस्तावेज जमा करवाएं। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर जो कावड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। इसके साथ ही उनको निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने साथ कोई भी नुकीली चीज़, डंडे व नशे से दूर रहें और सभी नदी नालों के पास बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हमेशा सुर्खियों में रहा है। ताउते तूफान के तहत कोसली में गेहूं भीगने की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी। अब एक नया राशन कार्ड बनाने का घोटाला भी सामने आया है। धारोड़ा सेंटर के निरीक्षक ने 6 माह पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को एक पत्र लिखकर कहा था कि सेंटर में 220 के करीब ओपीएच कार्ड जो ऑनलाइन तो ज़रूर है, लेकिन उनका रिकॉर्ड विभाग में नहीं है, न ही विभाग में किसी तरीके का रिकॉर्ड है। ऐसे में ये 220 कार्ड धारक लंबे समय से राशन ले रहे हैं। विभाग के पास ये पत्र पहुंचता है, विभाग इस पर कार्रवाई करने के बजाय इसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब यह जानकारी मांगी तो सामने आया, यह खुलासा हो पाया। तब कहीं जाकर विभाग की निंद्रा भी टूटी और उन्होंने आनन फानन में जांच के निर्देश दे दिए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि ये 220 कार्ड का ही मामला नहीं है। अगर जिले में बात करें तो जिले में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या हजारों में है। अगर एक कार्ड के धारक के पीछे एक परिवार, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, ऐसे में माना जा सकता है कि कई हजार लोग राशन का ले रहे हैं। अगर ओपीएच कार्ड की बात करें तो ओपीएच कार्ड पर 5 किलो गेहूं सरकार की तरफ से मिलता है। ऐसे में कई क्विंटल जो गेहूं का एक गड़बड़ जाला यहां देखने को मिल रहा है। अगर विभाग की बात करें तो विभाग अब जांच की बात जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठ रहा है कि 6 माह तक आखिर विभाग क्यों सोया रहा। अगर बात कर ले तो अगर जांच की तो अब जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 6 महीने से ये लेटर दबाए रखा गया विभाग की तरफ से। अब जाकर कहीं जब ये सामने आया है तो मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व गुप्तचर विभाग की टीम ने एक छापेमारी की है। गुप्तचर विभाग को सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ के माजरा चुंगी के पास झुग्गी झोपड़ियों के अंदर नकली देसी घी बनाया जा रहा है। उसी आधार पर गुप्तचर विभाग ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को सूचना देकर उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां रेड की गई तो मौके से 106 किलो घी बरामद किया है। वहीं डॉक्टर्स को सैंपल के लिए बुलाया गया तो डॉक्टर सैंपल के लिए पहुंचे और डॉक्टर्स का कहना यह है कि सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को लेकर लेबोरेटरी में भेजा गया है। लेबोरेटरी से जांच के बाद इसकी जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। यह इस तरीके का, डॉक्टर ने कहा कि इस तरीके का घी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने लोगों से कहा है कि किसी भी तरीके की मिलावटी सामान का उपयोग ना करें और इस तरीके की कोई भी घटना हो रही है तो उसकी सूचना दे, जिससे विभाग वहां जाकर कार्रवाई कर सके। अंबाला में आज फिर झमाझम बरसात हुई और उसने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी।
मॉनसून की दूसरी बरसात ने आज फिर पूरा अम्बाला जलमग्न कर दिया और साथ ही प्रशासनिक किए गए दावे सभी फेल दिखाई दिए। हर बार प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि अब की बार इस समस्या से लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। बरसात के कारण जहां पौष इलाके इसकी चपेट में आ गए, वहीं प्रशासनिक कार्यालय भी इससे अछूते नहीं रहे। आज डीसी कार्यालय और डीसी ऑफिस में भी जल भराव देखने को मिला। प्रशासन के सभी दावों को देखते हुए अम्बाला की जनता का यही कहना है कि प्रशासन के दावे हर बार झूठे साबित होते हैं। गुरुग्राम से सोना जाने वाले लोगों का सफर अब सुहाना हो गया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि 23 किलोमीटर का बनाया गया है, गुरुग्राम से राजीव चौक से लेकर सोना तक ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है। ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए इस पर स्पीड तय की गई है। भारी वाहनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ियों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की गई है। ऐसे में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर 2 इंटरसेप्टर भी तैनात किए गए हैं। जो गाड़ियां ओवर स्पीड होंगी उनका यहां पर चालान भी किया जाएगा। मृतक सागर पहलवान के परिवार ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उनके परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके परिवार और गवाहों को लगातार दबाव बनाने के साथ साथ धमकियां मिल रही हैं और इसी को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। वहीं विदेश में रहने वाले उनके बेटे आकाश धनखड़ को भी लगातार धमकियां और दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशासन से और विदेश मंत्री से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और वहीं उन्होंने प्रशासन पर कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। रोहतक शहर के बाबरा मोहल्ला के फोगाट चौक पर चाय की दुकान पर बाबरा मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय अभिषेक उर्फ मिंटू चाय पीने के लिए गया हुआ था। दुकानदार व अभिषेक के बीच चाय को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार चाकू निकाल लाया और मिंटू के सीने में मार दिया। यही नहीं, इस घटना में आरोपी दुकानदार का उसके साथियों ने भी साथ दिया। अभिषेक के चाकू लगने से जमीन पर जा गिरा। घायल अभिषेक को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यही नहीं, यह सारा घटनाक्रम सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इसी को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर थाना प्रभारी देवराज का कहना है कि दुकान में किसी सामान को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दुकानदार ने सोनू ने अभिषेक को चाकू मार दिया। घायल होकर सोनू जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसको पीजीआई में ले जाया गया और पीजीआई में उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर परिजनों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब तेजी से आती एक कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी को खंगालकर कार का नंबर नोट करने का प्रयास कर रही है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया। जिले के जाखल कस्बे के साथ लगते पंजाब के मुनक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में महिला अध्यापक की मौत हो गई। इस घटनाक्रम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला अध्यापिका स्कूटी लेकर आ रही है, वहीं पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचल दिया और महिला की मौके पे ही मौत हो गई। इस घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद जाखल कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पंजाब के डीएसपी संदीप कुमार का कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके कारण तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। वहीं पिछले कुछ दिनों से गुजरात में तेज़ बरसात हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं, जिसका न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
जबकि अधिकतम तापमान उसका 36 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, तो उसका न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है।